गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन पर। किस पर? आदर्श एवं अनादर्श विलयन पर। ठीक है। द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, द्रव जो विलयन होता है उसे राउल्ट के नियम के आधार पर, किसके? राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श तथा अनादर्श विलयन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं जायज सी बात, किसके नियम पर? राउल्ट के नियम के आधार पर। किसके? राउल्ट के नियम के आधार पर। ये रहा राउल्ट का नियम, यानी कि इस नियम के आधार, राउल्ट के नियम है जो, उसके आधार पर हम आदर्श और अनादर्श में वर्गीकृत करते हैं। देखिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसके? सभी सांद्रताओं पर। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, कब? सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। देखिए, जो आदर्श विलयन है उसके दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण को एंथैल्पी परिवर्तन, आयतन परिवर्तन शून्य होता है। देखिए, जो मिश्रण बनाते हैं उसके लिए शुद्ध अवयव हैं, उनको मिश्रित करते हैं, तो मिश्रण बनाने का जो एंथैल्पी परिवर्तन है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य होता है। ठीक है। और आयतन परिवर्तन वो भी शून्य होता है। डेल्टा एच बराबर 0। एच क्या है? मिश्रण। ठीक है। और डेल्टा वी आयतन। एच है एंथैल्पी, मिश्रण की एंथैल्पी, और ये है मिश्रण का आयतन। ये दोनों कितने होते हैं? शून्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अवयवों को मिश्रित करने पर क्या होता है? अवयव हैं जो उन्हें मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता। देखिए, जब डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य है, यानी कि ना ही ऊष्मा का मिश्रण अवशोषित हो रही है और ना ही उत्सर्जित हो रही है। आयतन ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर, दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर है, यानी दोनों को मिला के जितना आयतन था उनका उतना ही है। जैसे 1 लीटर ये था, 1 लीटर वो है, दोनों 1 लीटर 2 लीटर ही होंगे। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव ए व बी के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। शुद्ध अवयवों में अंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए और वी प्रकार की होती हैं, जबकि द्विअंगी विलयनों में इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी उपस्थित होती हैं। यदि ए बी के बीच अंतराणविक बल ए बी के समान हो तो आदर्श विलयन बनता है। देखिए, ए और बी जो है ये अवयव है, ठीक है, इनके बीच अंतराणविक बल है वो ए बी के समान हो, कैसा हो? ए बी के समान, तो क्या होता है? तो आदर्श विलयन बनता है। एक पूर्ण रूपेण, कैसे? पूरी तरह से आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है। देखिए, बहुत कम विलयन है जो पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन, यानी पूरी तरह से आदर्श विलयन हो, ये संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। देखिए, कुछ विलयन होते हैं वो व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, लेकिन हम आदर्श नहीं कह सकते, लगभग आदर्श हैं वो। ठीक। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन तथा बेंजीन और टाइलून आदि विलयन इस वर्ग में आते हैं। जो लगभग आदर्श होते हैं वो इन्हीं में आते हैं। N-हेक्सेन है, उसमें N-हेप्टेन है, ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन है, बेंजीन है, टाइलून है, आदि के विलयन इस वर्ग में आते हैं, यानी कि आदि जो विलयन है वो इसी वर्ग में आते हैं कि ये लगभग आदर्श है। अच्छा, अब बात करेंगे अनादर्श विलयन। किसकी? अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में क्या था? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका ठीक उल्टा है इसमें, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या है इसमें? सिर्फ नहीं करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है, यानी कि वह विलयन जो राउल्ट सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्पदाब से या तो अधिक होता है या कम।
जो इस प्रकार का विलयन का वाष्पदाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त करते हैं वाष्पदाब, उससे या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। यदि यह अधिक होता है, कैसा होता है, अधिक होता है, तो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए यदि ज्यादा है तो क्या करेगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और यदि कम है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसे विलयनों के वाष्पदाब का मोल अंश साक्ष्य आगे देखते हैं। ये रहा इसका मोल अंश का, इन्होंने बनाया आरेख बना के दिखाया आपको। ये इसमें विलयन का वाष्पदाब इसे दिखा रहे हैं। मोल अंश x1 0 x2 1 है। इसी तरह हम आगे बात करें इन विचलनों का कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थिति। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में AB अन्योन्य क्रियाएं AA अथवा BB के बीच अन्योन्य क्रिया की तुलना में कमजोर होती हैं, अर्थात इस स्थिति में विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में A तथा B के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्पदाब में वृद्धि होती है। देखिए AB अणु है शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं, ठीक है। और AB जो है क्या है, AB शुद्ध अवयव है। इनके वाष्पदाब किसके, इसके बाद जो वाष्पदाब है इनका उसमें वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन, हमने बताया ना आपको, यदि वाष्पदाब में वृद्धि होगी तो धनात्मक और कमी होगी तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का दुर्व्यवहार दर्शाता है। क्या कहता है, वो इसी प्रकार का दुर्व्यवहार दर्शाता है। शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होते हैं। जो शुद्ध एथेनॉल है उसके बीच उसके अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होते हैं। इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु अतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं। देखिए इसमें एसीटोन मिलाते हैं तो वो अणु होते हैं जो उनके बीच में इनके अणु आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वो दो अणु ऐसे रखे हैं, जैसे वो दो अणु ऐसे रखे हैं तो इनके बीच में उनका दूसरा आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। जिसके कारण अतिथेय अणुओं के बीच से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। अतिथेय जो अणु हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। इससे अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इसके बाद क्या होता है, अंतरा आणविक बल होता है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसके बीच जब भाई दूसरे मिलेंगे वो टूट चुके हैं तो वो अंतरा आणविक बल होता है वो इसमें कम हो जाता है। कम होने के बाद क्या करते हैं ये, फिर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करते हैं। वाष्पदाब ज्यादा होता है तो क्या होगा, धनात्मक विचलन करेंगे। भाई जब अंतरा आणविक बल टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है वाष्पदाब ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को एसीटोन में मिलाने पर विलयन में विलेय विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया से कमजोर होती हैं। यह विलयन भी धनात्मक दिखाता है। इसके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर कहाँ मिलाते हैं, एसीटोन। विलयन में विलेय विलायक किसकी, विलेय और विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है। विलयन में जाहिर सी बात है विलेय और विलायक मिलते हैं, ठीक है। इनके बीच जो मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर होते हैं। जो विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनसे ये कमजोर होती हैं, कम होती हैं। यह विलयन भी धनात्मक विचलन दिखाता है। जब कमजोर होती हैं तो क्या होगा, इनका वाष्पदाब ज्यादा होगा, वाष्पदाब ज्यादा होगा तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। इनका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन किससे, अच्छा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक कब होता है, तो ए तथा बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल AB की तुलना में कमजोर होता है। देखिए ए तथा बी यानी कि विलेय विलेय और विलायक विलायक के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो विलेय और विलायक की तुलना में, देखिए जो विलेय विलेय के बीच जो अंतरा आणविक बल है, विलायक विलायक के अणुओं के बीच जो बल है वो विलेय और विलायक की तुलना में कमजोर होता है। कैसा होता है, इन दोनों की तुलना में कमजोर होता है।
तब क्या होता है, तब यहाँ पर ऋणात्मक विचलन होता है। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। अतः ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। अतः ऋणात्मक, भाई जब कम हो जाएगा जाहिर सी बात है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। फिनॉल एवं एनिलीन का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। जो फिनॉल और एनिलीन है इसका मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। इस स्थिति में फिनालिक प्रोटीन एवं एनिलिक के नाइट्रोजन अणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्यांतरा आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण भी एक ऐसा विलयन बनता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण है वो भी इसी तरह का है, ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका कारण यह है क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जैसा कि आप चित्र में देखिए। देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध, किसके किसके, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य। देखिए नीचे चित्र दर्शाया गया, जैसा आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। चित्र है इसमें क्या है, ये है जो ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl इधर लिखे दे रहे CHCl3 ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। जूम कर देते हैं, देखिए इसमें ये C और CH हो गया, Cl3 Cl के ये 3 अणु हैं, तीनों हो गया CHCl3। ओके, और इधर क्या है, ये है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध इससे दर्शाते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बंध के आप जानते होंगे इसमें डॉटेड से दिखाते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम आपको दिखा दें, इसमें ये डबल बॉन्ड है। क्यों है, ये आपने पढ़ा होगा 11th की कॉपी में, आई मीन सॉरी 11th में। और ये सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो 11th की हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेना। अच्छा आगे बात है, इसके कारण प्रत्येक घटक के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्या होता है, प्रत्येक घटक के जो अणु हैं उनके पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्या होता है, इससे इनके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। कुछ द्रव मिश्रित करने पर क्या होता है, कुछ द्रव होते हैं वो मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्थिर क्वाथी। जो ऐसे द्विघटिकीय मिश्रण हैं जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है। देखिए स्थिर क्वाथी है वो कैसे होते हैं, जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था, कैसा, द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है। संघटन है वो वाष्प और द्रव प्रावस्था में समान होता है, तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, यानी कि देखिए हर चीज़ अपने स्थिर ताप पर उबलती है ना, उससे कम ताप रहेगा तो वो उबलेगी नहीं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं। ठीक है, जो विलयन है जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित, देखिए थोड़ा बहुत करता है। अच्छा, जब ये ज़्यादा धनात्मक विचलन करता है तो वो क्या है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, उदाहरणार्थ शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल एवं जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन देता है उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होती है। शर्करा और किण्वन से जो प्राप्त एथेनॉल है और जल का मिश्रण है उसमें प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन देता है उसमें 90% आयतन के आधार पर 90% एथेनॉल होती है तथा 5% वाटर होता है।
एक बार यह संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो कि स्थिर क्वाथी संगठन है, द्रव व वासुदाब का संगठन समान हो जाता है। क्या होता है, जो स्थिर क्वाथी का संगठन है उसमें द्रव व वासुदाब का संगठन समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण नहीं होता, उसके आगे पृथक्करण नहीं होता है। इसके आगे पृथक्करण नहीं होता। अच्छा, इससे आगे हम देखते हैं वे विलयन जो राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं। अभी क्या था, जो बहुत अधिक धनात्मक प्रदर्शित करते थे, इधर देखिए कहाँ था भाई, हाँ, अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिरांक, न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी। अब अगला होगा वो अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी, कब, जब वो अत्यधिक ऋणात्मक विचलन करेंगे। एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी बनाते हैं। क्या होता है, अधिकतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। इस स्थिर क्वाथी के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल एवं 32% जल है, द्रव्यमान के आधार पर होता है। इसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है, यानी 393.5 केल्विन होता है। अच्छा, हम आगे बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। किस पे बात करेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जब एक अवाष्पशील विलेय विलायक में डाला जाता है, कैसा विलेय है, अवाष्पशील विलेय, जो विलयन का वाष्प दाब घटाता है। जब अवाष्पशील है उसे डालेंगे तो क्या करेगा, विलयन का जो वाष्प दाब है उसे कम करेगा। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं, नंबर 1, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए, जब अवाष्पशील डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वाष्प दाब कम होगा। विलायक के हिमांक का अवनमन, जो विलायक का हिमांक है उसका अवनमन। विलायक के क्वथनांक और का उन्नयन, देखिए विलायक के जो क्वथनांक है उसका उन्नयन। विलयन का परासरण दाब, जो विलयन का परासरण दाब है, इन सब में क्या हुआ, ये सब गुण हैं अवनमन से संबंधित। कैसे हैं, अवनमन से संबंधित। ठीक है, यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कौन कौन से, यही विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का परासरण दाब। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। अच्छा, ये सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं, जो विलयन में उपस्थित कुल कण और विलेय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। यानी विलेय कणों की प्रकृति पर नहीं करते, ये सब उनके अनुपात पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे गुणों को, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक लैटिन भाषा से, जिसमें को का अर्थ है एक साथ और लिंगेर का अर्थ है आबंधित। ठीक है, ये अणुसंख्यक है, ये लैटिन भाषा शब्द है। निम्नलिखित खंडों में हम एक एक करके इनके गुणों को विवेचना करेंगे। सबसे पहला क्या था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यही था। ठीक है, आ जाइए। किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। शुद्ध दाब होता है जो विलायक का, उससे कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय कणों की सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। ये राउल्ट ने सिद्ध किया था कि जो वाष्प दाब है वो अवनमन केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है। विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब मोल अंश से संबंध स्थापित करता है। तो विलयन का वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश से संबंध स्थापित करता है, अर्थात P1 इक्वल टू x1 P1 0। कैसे आया, मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताया था कि P1 और समानुपाती x1 होगा, फिर ये हटेगा, यहाँ आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। विलायक के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P1 को निम्न प्रकार से दिया जाता है।
देखिए P1 डेल्टा P1 इक्वल टू P1 माइनस P1, P1 0 माइनस P1 इक्वल टू P1 0 माइनस P1 0 x1। अच्छा ये पता है कहाँ से है, इसमें P1 0 माइनस P1 है, ठीक है, सही है यहाँ तक। ये कहाँ से है, इसमें P1 0 x1 पता है आपको, पता होना चाहिए, जायज़ सी बात है। ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये P1 है और ये भी P1 है। P1 इक्वल टू P1 की जगह हम x1 और P1 0 रख सकते हैं, वहीं मैंने यहाँ पे रख दिया है, P1 0 और x1 रख दिया, दोनों इंटू में चाहे जिसे पहले लिखो, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर हम P1 0 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे मैंने P1 0 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, जब हम यहाँ P1 0 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो मैंने 1 रख दिया है, ठीक है। 1 माइनस माइनस P1 0 कॉमन लिया है, 1 का इंटू हो जाएगा x1 में, तो x1 आ गया ना, यही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। यह ज्ञात हुआ कि x2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जो x2 है वो 1 माइनस एक्स है, अतः समीकरण 2.23 ये यही वाला है, ठीक है, यही बता रहे। P1 इक्वल टू x2 P1 0, विलयन में कोई अवाष्पशील विलय होता है, कैसे होता है, अवाष्पशील विलय होता है, इसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलय के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। जो उसके वाष्प दाब का अवनमन है वो विभिन्न विलय के मोल अंश के योग पर, जो अलग अलग विलय हैं उनके मोल अंश पर निर्भर करता है। देखिए क्या होगा इसमें, P1 0 सॉरी डेल्टा P1 अपान P1 0, ठीक है, जो डेल्टा P1 है उसे और P1 को, अच्छा P1 क्या है, यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब है जो विलायक और इनके बीच कैसे संबंधित करता है, स्थापित करता है, वो है, ठीक है। डेल्टा P1 अपान P1 0 इक्वल टू डेल्टा P1 बराबर कितना है, देखिए डेल्टा P1 बराबर x2 P2 है, ठीक है, अपान P1 0 अपान P1 0। अच्छा x2 और P1 ये लिखा है ना, इसे हम अलग रख लेते हैं, सॉरी देखिए हम ऐसा करते हैं, तो P1 इक्वल टू P1 बाई P1 0 इक्वल टू है, P1 की जगह हम क्या रखते हैं, देखिए P1 की जगह डेल्टा P1 की जगह हम ये रखते हैं, ठीक है, डेल्टा P1 इक्वल टू x2 और P1 0, x2 ये रख लिया मैंने, P1 0 यहाँ रखा, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, जो ये है P1 0 या इसे देख लेते हैं, देखिए इसे लें या इसे, बात एक है, ठीक है, इसे लेते हैं हम। P1 0 1 माइनस x1 कहाँ से आया, तो मैंने यहाँ से P1 कॉमन लिया, तब ये इधर से P1 आ गया, 1 माइनस हो गया, यानी P1 के बराबर था ये पूरा, तो हम यहाँ पर P1 रख लेते हैं, P1 0 माइनस P1 बाई P1 0 इक्वल टू x2, कितना x2, ठीक है। अगर आप 2 बार देखें शायद समझ में आ जाए, आपके ना समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर दोबारा वीडियो बना देंगे, ठीक है। पहले ही बताया जा चुका है, समीकरण की ओर बाईं ओर लिखा गया पद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। जो समीकरण के बाईं ओर पद लिखा होता, सॉरी हाँ, बाईं ओर जो पद लिखा होता है वो कैसा होता है, अपेक्षिक अवनमन, इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर, जो विलेय का मोल अंश है उसके बराबर होता है इसका मान। आगे देखिए P1 0 माइनस P1 अपान P1 0 इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस N2, यानी कि N2 है जो विलेय और नीचे विलयन के जो विलेय और विलायक हैं दोनों मिला के लिखा है इसी तरह, ठीक है। यहाँ N1 और N2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक है ना, मैंने बताया ना N1 और N2 विलेय विलायक, जो विलयन जिससे बनता है वही चीज़ें हैं। तनु विलयन के लिए N2 और N1 अतः N2 को हर में से छोड़ देने पर, N2 है जो उसे हर में से छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, P1 0 माइनस P1 अपान P1 0 इक्वल टू N2, ये वाला N2 और नीचे N1, क्योंकि N2 मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है हर में से, या P1 0 माइनस P1 0 अपान P1 0 माइनस P1 अपान P1 0 इक्वल टू W2 इंटू M1 और M2 इंटू W2। यहाँ W1 और W2 तथा M1 M2 क्रमशः विलायक और विलेय की मात्रा में मोलर द्रव्यमान है। देखिए जो यहाँ पर W2 है और नीचे W1 है और इधर M1 है और M2 ये क्रमशः क्या है, विलायक और विलेय की मात्रा में जो मोलर द्रव्यमान है ये वही दर्शाते हैं, ठीक है।
अच्छा आगे देखिए, उपस्थित सभी मात्राएं ज्ञात होने पर द्रव्यमान m2 को प्रकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये एक सवाल दिया गया है, स्क्रीन पर ने कर दिया, अगर आप लोग लगाना चाहें इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वथनांक का उन्नयन। किसकी? क्वथनांक का उन्नयन। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? जो द्रव का ताप है यदि उसे बढ़ाया जाए तो वाष्प दाब बढ़ता है। यह उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर जिस ताप पर हो जाएगा ये उसी ताप पर उबलने लगेगा। उदाहरण के लिए 373.15 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार एक वायुमंडलीय है। हमने पिछले खंड में जाना कि वाष्पशील विलय की उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब कम होता है। वाष्पशील जो विलय है उसकी उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब कम होता है। शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। सुक्रोज के लिए जलीय विलयन का वाष्प दाब 3.15 के तथा 1.013 बार से कम है। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक जल के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब 1.013 बार तक बढ़ाना पड़ेगा। अतः किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया है वे क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। देखिए क्या होता है, जो विलयन और विलायक बनाते हैं उसका शुद्ध विलायक विलयन के वाष्प दाब के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। परिवर्तन होगा वो प्रदर्शित करेगा। सुक्रोज के जलीय विलयन का वाष्प, सुक्रोज है उसका जलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब से कम है। कितना? एक वायुमंडलीय दाब से कम है। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक, किसको? शुद्ध विलायक यानी जल है जो जलीय है इसमें विलायक, ठीक है, ज्यादातर जलीय होता है विलायक, के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब 1.013 बार तक यानी कि एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाना पड़ेगा। अतः किसी भी विलयन का क्वथनांक यानी कोई भी विलयन हो उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया है वे क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होगा। ठीक है, वाष्प दाब के अवनमन के समान ही क्वथनांक का उन्नयन भी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो वाष्प दाब के अवनमन है वो उसके समान ही क्वथनांक के उन्नयन के विलय जो अणु हैं उन पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में विलयन एक वायुमंडलीय दाब पर इतने पर उबलता है 373.52 केल्विन। ठीक है, यदि Tv0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक, देखिए टीवी कैसे लिखते हैं, विलायक का क्वथनांक है उसे हम टीवी लिखते हैं। टीवी विलयन का क्वथनांक है तो टीवी डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस Tv0 को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। जो टीवी है Tv0 को इसका उन्नयन कहा जाता है, किसका? क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी विलयन में उपस्थित विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती, इनके सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके? देखिए मोलर होता है वो कैपिटल एम होता है, मोलल होता है वो स्मॉल एम होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी समानुपाती एम यानी कि स्मॉल एम। डेल्टा टीवी जो है वो क्वथनांक का उन्नयन और समानुपाती किसके? मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि हम यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के, जो एक स्थिरांक है। ओके, बेंजीन का क्वथनांक कितना? इतने आवासशील पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 307.11 हो जाता है, आई मीन 11 हो जाता है। विलय के द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के केवी का मान निकालने। आगे हिमांक का अवनमन, किसका? हिमांक का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। तो वाष्प दाब की कमी होती है उसकी तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। किसी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था गतिक साम्य में रहती है। किसी गतिक साम्य में किसी पदार्थ के हिमांक बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह ताप है जिस पर, इसे थोड़ा गौर कीजिए, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गौर कीजिए इस पर। यह वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। अतः एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। देखिए क्या होता है,
कोई अवस्था द्रव अवस्था है, ठीक है, उसकी वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, उसकी वाष्प दाब है जो उसकी ठोस अवस्था वाष्प दाब होगा उसके बराबर होती है। एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है, तभी उसका हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो। राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक अवाष्पशील ठोस विलायक में डालता, अवाष्पशील ठोस है उसे विलायक में डालते हैं तो ये क्या करता है, विलायक का वाष्प दाब कम करता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। अब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। कैसा होता है, ठोस विलायक जो होता है उससे कुछ कम ताप पर होता है, अतः विलायक का हिमांक घट जाता है। विलायक का हिमांक कैसा होता है, घट जाता है। माना TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, जो TF0 है वो शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, इसमें ये रहा। यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, हिमांक का शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। जब उसमें अवाष्पशील विलेय घुला है तो TF हो जाता है। देखिए TF है जब उसमें हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय घोला है, कैसा अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं तो TF हो जाता है, कम हो जाता है, तब उसका TF हो जाता है। अतः हिमांक में कमी T डेल्टा F माइनस TF के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी ये कमी है यानी डेल्टा TF, बाद में नहीं पता है तो हम डेल्टा TF मान लेते हैं, डेल्टा TF की कमी होगी इसमें, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अच्छा, किसे, इन दोनों की जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF भी विलयन की मोललता M के समानुपाती होता है। इसका भी ये क्या होता है, मोललता M जो होती है उसके समानुपाती होता है। जाहिर सी बात है, डेल्टा TF वहाँ क्या था, TV था, तो यहाँ क्या है, TF है। क्यों, यहाँ पर हिमांक का अवनमन है, वहाँ पर उन्नयन था, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक था, यहाँ हिमांक है। डेल्टा TF समानुपाती M, तो क्या होगा, समानुपाती हटेगा, KF लग जाएगा। KF क्या है, स्थिरांक है जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। को हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक या कायोस्कोपिक, क्या लिखा है, कायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। KF की इकाई के किलोग्राम मोल इनवर्स है। कुछ प्रचलित विलायकों में KF का मान, यानी कि KF का मान कुछ जगह निश्चित होता है, बाकी ये स्थिरांक है। देखिए यदि W2 ग्राम विलेय, देखिए हम कोई मात्रा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ समीकरण दिखाएंगे। W2 ग्राम विलेय है जिसका मोलर द्रव्यमान M2, क्या है मोलर द्रव्यमान M2, तथा M2 है कि W1 ग्राम विलायक की उपस्थिति, विलायक कितना है, W1 ग्राम, विलायक के हिमांक डेल्टा TF अवनमन कर दें तो विलेय की मोललता कैसे निकालेंगे। देखिए मोललता निकालेंगे तो जाहिर सी बात है स्मॉल m बराबर लिखेंगे, किसके, स्मॉल m। फिर क्या करेंगे, ग्राम विलेय, क्या, ग्राम विलेय W2 अपान M2 क्या है, उसकी द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान M2 अपान W1 ग्राम विलायक, जो विलायक है उसकी W1 अपान 1000, बस इससे निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसी से सारे प्राप्त कर लेंगे। देखिए KF रख लेंगे क्योंकि TF डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 अपान M2 अपान W1 इंटू बाई 1000, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे निकाल लेंगे। ओके, आज आपका लेसन खत्म हुआ। थैंक्स।